हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का प्रश्न वीडियो नंबर शुरू करते हैं। 161 गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओशिश, ऑप्शन नंबर बी डबचिक, ऑप्शन नंबर सी सुल्तानपुर पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर डी राइन रोबिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार, जिसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। यह दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर और गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 265 एकड़ है और इसे 1971 में पक्षी अभयारण्य तथा 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यह उद्यान विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान जैसे दूरदृश्य क्षेत्रों में पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ब्लैक विंग्ड स्टीलर, कॉमन स्टील और रोजी पेल्किन। उद्यान में नीलगाय, काला हिरण, सांभर जैसे स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति में बबूल, नीलोटिका, नीम, बेरीज जैसे पेड़ शामिल हैं, जो पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। पर्यटकों के लिए वॉच टावर, ट्रेल्स, म्यूजियम और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 162 बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए कौशल और वज्जी, ऑप्शन नंबर बी शूरसेन और अवंती, ऑप्शन नंबर सी अशक ओत्स, ऑप्शन नंबर डी कुरु और पंचाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल प्राचीन भारत की दो प्रमुख जनपद सभ्यताएं थी, जिनका वर्णन वेदों, महाभारत और पुराणों में मिलता है। ये दोनों राज्य उत्तर भारत में स्थित थे और वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कुरु जनपद की राजधानी पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ बनी। यह जनपद गंगा यमुना दो आब में स्थित था और इसका संबंध महाभारत के प्रमुख पात्रों कौरवों और पांडवों से है। कुरु साम्राज्य ने वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। यह क्षेत्र आज के हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। पंचाल जनपद कुरु राज्य के पूर्व में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिल्य और अहिच्छा थी। यह राज्य विशेष रूप से द्रौपदी के कारण प्रसिद्ध है, जो पंचाल नरेश द्रौपद की पुत्री थी। पंचाल क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिलों में फैला था। कुरु और पंचाल राज्यों के बीच राजनीतिक, वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंध थे। इन दोनों का योगदान भारत की प्राचीन राजनीति, धर्म और साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये महाभारत काल के केंद्रीय भूमि रहे हैं। प्रश्न नंबर 163 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज 6, ऑप्शन नंबर सी अर्णोराजा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1149 से 1192 ईस्वी मध्यकालीन भारत के एक महान हिंदू शासक थे, जो चौहान वंश से संबंधित थे। वे दिल्ली और अजमेर के राजा थे और उन्हें राजा भोज द्वितीय तथा राजा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध अंतिम दृढ़ प्रतिरोध किया। उनका शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा
और उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। परंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और उन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को वीरता, दया, न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उनके जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध काव्य रचना उनके एक राजकवि चंद्रप्रदाय ने लिखी थी। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज को एक आदर्श योद्धा और राष्ट्रनायक के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान आज भी भारतीय इतिहास में वीरता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 164, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1265 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1266 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1267 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1260 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1266 ईस्वी में। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक के प्रमुख और शक्तिशाली शासकों में बलबन 1266 से 1287 ईस्वी का नाम सर्वोपरि है। बलबन का असली नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह तुर्क मूल का था और पहले इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था। समय के साथ वह शक्ति में वृद्धि करता गया और अंतत सुल्तान बन गया। बलबन ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और अनुशासित बनाया। उसने राजताओं के सिद्धांत को अपनाया और सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। बलबन ने दरबार में नमस्कार, सिजदा और पौविसी जैसी परंपराएं शुरू की, जिसमें सुल्तान की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाया। बलबन ने अपने शासनकाल में दंड और भय की नीति, जलाल और शान अपनाई। उसने नई सेना का गठन, गुप्तचर व्यवस्था को सशक्त किया और डाकुओं व अफगान विद्रोहियों का दमन किया। विशेष रूप से मेवात और हरियाणा क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए उसने कठोर कदम उठाए। बलबन का पुत्र मोहम्मद उसकी आंखों के सामने ही मंगोल आक्रमण में मारा गया, जिससे बलबन को गहरा आघात पहुंचा। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। वह एक कठोर लेकिन कुशल प्रशासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत नींव प्रदान की। प्रश्न नंबर 165, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक अत्यंत निर्णायक युद्ध था, जो कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक और मराठों के बीच हुआ था। मराठों की ओर से युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया, जबकि अब्दाली के साथ नवाब शुजाउद्दौला अवध के राजा और नजीबुद्दौला सहारनपुर जैसे भारतीय मुस्लिम शासक भी थे। इस युद्ध का कारण भारत में बढ़ती मराठा शक्ति और अहमद शाह अब्दाली का द्वारा मुगलों के नाम पर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा थी। युद्ध में दोनों पक्षों की भारी सेनाएं आमने सामने थी। मराठों की सेना संख्या में अधिक थी, परंतु रणनीति की कमी और आपसी समन्वय की दुर्बलता के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों को भारी जनहानि उठानी पड़ी। विष्णु भट्ट गोडसे नामक ब्राह्मण यात्री के अनुसार युद्ध के बाद मैदान में हजारों शव पड़े थे। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में मराठों की शक्ति के पतन और ब्रिटिश शासन इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं
और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 166। 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बहरामपुर, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी बावल, ऑप्शन नंबर डी नारनौल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहरामपुर। जॉर्ज टॉमस एक अंग्रेज सैनिक और साहसी व्यक्ति था, जिसने 1802 ईस्वी में भारत के हरियाणा और उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मूलतः आयरलैंड का निवासी था और ब्रिटिश सेना में शामिल होने के बाद भारत आया। 1802 में जॉर्ज टॉमस ने अपनी सेवा छोड़ दी और भारतीय नायक के रूप में उभरने के लिए खुद को स्वतंत्र रूप में संघर्ष में शामिल कर लिया। जॉर्ज टॉमस ने भारतीय राजाओं के साथ संधि की और अपनी सेना के साथ खुद को एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्थापित किया। उसने सोहना, पलवल और रोहतक जैसे क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वह राजा के रूप में अपना शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 1802 में सिखों और अन्य स्थानीय शासकों के खिलाफ युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। अंत में टॉमस ने मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त की, लेकिन ब्रिटिश सत्ता की बढ़ती ताकत के कारण उसने अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर सका। जॉर्ज टॉमस का नाम भारतीय इतिहास में धन और सत्ता के संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभरता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश और स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष का हिस्सा था। प्रश्न नंबर 167। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? ए 5 जनवरी 1967, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 1966। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इससे पहले हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा का गठन मुख्य रूप से भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि पंजाबी भाषी लोगों की संख्या पंजाब में अधिक थी और हिंदी भाषी लोगों की संख्या हरियाणा में अधिक थी। 1966 में हरियाणा की जनता द्वारा लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग कर हरियाणा राज्य का गठन हुआ और पंजाब को पंजाबी भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। हरियाणा के गठन के बाद इसका चंडीगढ़ को साझा राजधानी के रूप में चुना गया। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। हरियाणा का गठन एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में अहम योगदान दिया। प्रश्न नंबर 168। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ऑप्शन नंबर ए गण प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी योद्धा गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बहुधान्यक प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी योद्धा गणराज्य। योद्धा काल लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था,
जब अयोध्या जनपद ने उत्तरी भारत में अपनी प्रमुखता स्थापित की। इस समय हरियाणा प्रदेश को अयोध्या देश के नाम से जाना जाता था। अयोध्या जनपद एक शक्तिशाली जनजाति या कबीला था जो मुख्य रूप से हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। अयोध्या का उल्लेख विभिन्न प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे कि महाभारत, अर्थशास्त्र और पुराणों से मिलता है। इनकी स्थिति मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आधुनिक महत्वपूर्ण थी। योद्धाओं ने अपने सैन्य कौशल, समृद्ध व्यापार और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने समय के प्रख्यात कागड़ा और कुशीनगर जैसे इलाकों में शासन करते थे। इतिहासकारों के अनुसार योद्धाओं का समाज, संगठन और राजनीति में मजबूत था और उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अपना प्रभाव बढ़ाया। इस समय के इतिहास में यह क्षेत्र सैनिक और व्यापारी दृष्टि से महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 169, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर बी राव कृष्ण गोपाल, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर दयाल, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल समद खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल हरियाणा के महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरता के प्रतीक थे। उनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका नाम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रूप से लिया जाता है, जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की आहुति दी। राव कृष्ण गोपाल ने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में विश्वास बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की मजबूत पकड़ को तोड़ना था। राव कृष्ण गोपाल ने हरियाणा के गांवों में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और स्थानीय जनता को संगठित किया। उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी वीरता और देशभक्ति को देखते हुए उन्हें आज भी हरियाणा के वीर सेनानियों में सम्मानित किया जाता है। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 170, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी लाला मुरलीधर, ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनका जन्म 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ था और वे विशेष रूप से हरियाणा और उत्तर भारत में अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। बाल मुकुंद गुप्त का नाम विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लिया जाता है और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए कई सुधार आंदोलनों में भाग लिया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज को जागरूक करना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना। बाल मुकुंद गुप्त ने 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। वे हरियाणा के कई हिस्सों में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए सक्रिय रहे। उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण उन्हें एक महान सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। बाल मुकुंद गुप्त का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण था और उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।